हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका पहला गिफ्ट, दैट इज एग्जाम्पशन चैप्टर विद नोट्स। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, वहां पे भी जाके तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। बट इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मुझे चाहिए आपसे एक प्रॉमिस। जल्दी नीचे कमेंट करो कि तुम प्रॉमिस करते हो। क्या प्रॉमिस करने वाले हो तुम मेरे से कि एग्जाम्पशन बस मैं अभी तुमको इसमें जितना पढ़ाने वाला हूं उतना ही पढ़ोगे, इसके अलावा तुम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे। साथ साथ क्वेश्चनर सॉल्व करोगे, जो भी क्वेश्चनर है तुम्हारे पास वो सॉल्व करोगे, और उसमें अगर कोई एडिशनल पॉइंट मिलता है तो वो नोट डाउन भले ही कर लेना। उसके अलावा एग्जामिशन में और ज्यादा मेहनत नहीं करना है। नीचे कमेंट करो कि तुम प्रॉमिस करते हो कि बस तुम इतना ही पढ़ने वाले हो। ठीक है सर, हम तो इतना भी नहीं पढ़ने वाले, मारूंगा वहीं आके, इतना कम से कम पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जामिशन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं अंडर जीएसटी। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग एग्जामिशन के बेसिक में, जो कि बोलता है पावर टू ग्रांट एग्जामिशन। एग्जामिशन देगा कौन भाई साहब? तो एग्जामिशन तुमको देने वाला है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तुमको एग्जामिशन देगी। दो प्रकार के एग्जामिशन होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेशल। जनरल स्पेशल नाम से समझ में आ रहा होगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जनरल मतलब जो जनरली ग्रांट कर दिया जाता है, हो सकता है उसमें कोई कंडीशन हो सकता है उसमें कोई कंडीशन ना हो, डिपेंडिंग ऑन दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। स्पेशल एग्जामिशन कब होता है? जब स्पेशल ऑर्डर के तहत कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अराइज हो जाता है, तो उस सिनेरियो में अगर कुछ एग्जामिशन देना होता है तो उसको बोलते हैं स्पेशल एग्जामिशन। अच्छा, जो लोग मेरी बुक्स भी यूज कर रहे हैं और या तो फिर बुक परचेज किए हो और या तो हमसे क्लासेस लियो, तुम्हारे पास बुक है, तो तुम यही वाले नोट्स फॉलो करना, बुक वाले फॉलो मत करना। इसमें काफी सारी चीजें नहीं डाला हूं, मजा आ जाएगा ये वाला करके। ठीक है, तो इसी को फॉलो करना, इसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट मार लेना। क्वेश्चनर में दो जगह चेंज है, वो भी बताऊंगा कहां चेंज करना है, वो भी चेंज कर देंगे अभी लगे हाथों। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। मान लो कि एक नोटिफिकेशन आया, वो नोटिफिकेशन मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, वो नोटिफिकेशन मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अगर वो नोटिफिकेशन मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो मेरे को चाहिएगा एक्सप्लेनेशन। मैं गया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट गवर्नमेंट मेरे को एक्सप्लेनेशन दो। तो गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया हमें। कैसे दिया? इशू करेंगे वो लोग नोटिफिकेशन ऑर्डर, जिसमें वो एक्सप्लेनेशन दे देंगे। बट याद रखना, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कितने दिन के अंदर आ सकता है? 1 ईयर के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ओरिजिनल नोटिस नोटिफिकेशन। जिस दिन भी ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया वहां से 1 साल के अंदर ये एक्सप्लेनेशन आएगा। ये एक्सप्लेनेशन माना जाएगा कि डे 1 से, मतलब इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होने वाला है। दैट्स इट। अब बढ़ते हैं असली एग्जामिशन की तरफ। सेक्टर वाइज बांटा हुआ है। आधा से ज्यादा तो नहीं, बट मेजोरिटी ऑफ द एग्जामिशन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है आरसीएम चैप्टर में। तो आरसीएम चैप्टर में हमारे आधे से ज्यादा एग्जामिशन कवर्ड है। अब अपने एडिशनल एग्जामिशन करने जा रहे हैं, तो आरसीएम प्लस एग्जामिशन दोनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारा फुल कवरेज हो पाएगा। सबसे पहले आते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अब ट्रांसपोर्ट करने के 3 रास्ते होते हैं, या तो हवा में, या तो जमीन में, या तो पानी में। या तो हवा में, या तो जमीन में, या तो पानी में। तो हवा में यानी एयरक्राफ्ट, अगर आप एयर से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उस सिनेरियो में क्या होने वाला है, तो यहां पे अमेंडमेंट भी है। ठीक है, जनरली आप एयर से ट्रैवल करोगे तो जो भी आपका जीएसटी टिकट है, सॉरी, जो भी आपका एयरक्राफ्ट का टिकट है उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, बट अगर आपका प्लेन या तो उड़ा और या तो टर्मिनेट हुआ, या तो वहां से इम्बार्क हुआ या तो वहां पे टर्मिनेट हुआ, यानी वहां से उड़ा या वहां पे जाके उसकी फ्लाइट खत्म हुई, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोरा। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोरा। और जो टिकट है वो है इकोनॉमी क्लास की, बिजनेस क्लास की नहीं, इकोनॉमी क्लास की। तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, आपकी जो टिकट की फेयर है दैट विल बी एग्जेम्प फ्रॉम जीएसटी। तो एयर ट्रांसपोर्ट में जनरली इट इज टैक्सेबल, बट अगर आपका प्लेन या तो वहां से उड़ रहा है और या तो वहां पे टर्मिनेट हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोरा, एग्जेम्प्ट। किसी को भी जीएसटी देने की कोई नीड नहीं है, बढ़िया एंजॉय करो, हैव फन। तो आओ इसको एक एग्जाम्पल के जरिए तुमको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा प्लेन उड़ा मेघालय से, लैंड हुआ मिजोरम में, मतलब टर्मिनेट हो गया, फ्लाइट ओवर वहां पे जाके। एग्जाम्पशन जल्दी बोलो यार। यस सर। मुंबई से उड़ा, मिजोरम में जाके फ्लाइट खत्म हो गई, ओवर हो गया। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। तो आप बोलोगे एग्जेम्प्ट है। बट मान लो अगर अपना फ्लाइट उड़ा मुंबई से, फिर इंटरमीडिएट पॉइंट था मेघालय, वहां थोड़ी देर रुका, फिर वहां से चला गया कोलकाता और कोलकाता में जाके टर्मिनेट हुआ, यानी जो इंटरमीडिएटरी पॉइंट था वो था मेघालय। तो बताओ क्या मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा? जल्दी। सो द आंसर इज नो। ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा।
बट प्रोवाइडेड, ये दो में एग्जामेशन तभी मिलेगा जब इकोनॉमी क्लास है, तो बिजनेस क्लास के लिए एग्जामेशन नहीं अवेलेबल है। तो एयर ट्रांसपोर्ट में जनरली टैक्सेबल, बट अगर इकोनॉमी क्लास का है और अपना प्लेन जो या तो उड़ रहा है या तो वहां पे टर्मिनेट हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोरा, एग्जेम्प्ट, किसी को भी जीएसटी देने की नीड नहीं है। अब बात करते हैं संग तेरे पानियों सा बहता रहूं, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट की। वाटर ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के होते हैं, इसमें भी दो प्रकार, हाँ जी। एक होता है इनलैंड वाटरवेज, यानी आपकी सिटी में कोई लेक होगा, पॉन्ड होगा, तालाब वगैरह होगा, जिसमें कि वो करवाते हैं ना, राइड वगैरह करवाते हैं, तो वो वाला एग्जेम्प्ट है, यानी इनलैंड वाटरवेज एग्जेम्प्ट है। अब वेसल की बात करते हैं। वेसल के थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो जनरली इट इज एग्जेम्प्ट, बट इफ इट इज यूज फॉर टूरिज्म पर्पस देन इट विल बी टैक्सेबल। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड एग्जेम्प्ट है, वेसल वाला जनरली एग्जेम्प्ट है, वेसल प्लस टूरिज्म टैक्सेबल। इनलैंड प्लस टूरिज्म, बताओ जल्दी क्या होगा? वेरी गुड, इनलैंड प्लस टूरिज्म भी एग्जेम्प्ट है, सिर्फ वेसल प्लस टूरिज्म वाला टैक्सेबल है, वेसल प्लस टूरिज्म वाला टैक्सेबल है। दोनों के बीच में पतली सी लाइन है, आशा करता हूं समझ पा रहे होगे क्या बोल रहा हूं। अब चलते हैं जमीन से, लैंड ट्रांसपोर्ट। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एक होता है स्टेज कैरेज। अब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब होता है वो आपको पॉइंट ए से उठाएंगे और स्ट्रेट अवे पॉइंट बी में जाके पटक देंगे, बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी पॉइंट नहीं आने वाला है, एक्सेप्ट ब्रेक वगैरह कहीं पे लिया खाने पीने का, वो छोड़ के उसकी बात नहीं कर रहा, इंटरमीडिएरी पॉइंट की बात कर रहा हूं। और वही स्टेज कैरेज में क्या होगा, पहले पॉइंट ए में जाएगा, फिर पॉइंट बी में जाएगा, फिर पॉइंट सी में जाएगा, फिर आपके डेस्टिनेशन पॉइंट डी तक जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड स्टेज कैरेज में। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज के लिए यहाँ पे मैंने दिया है डिफरेंस। एसेंशियल डिफरेंस क्या है? स्टेज कैरेज जो होता है वो तुमको पिक करेगा पैसेंजर को एक पॉइंट से, और फिर वहां पे वेरियस स्टेजेस होंगे, वेरियस इंटरमीडिएरी पॉइंट्स होंगे टिल द फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट। और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में सीधा एक पॉइंट से उठाएगा और स्ट्रेट अवे तुमको जाके डेस्टिनेशन पॉइंट में पटक देगा। अब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एसी वाला अगर है तो टैक्सेबल है, नॉन एसी है तो जनरली एग्जेम्प्ट है, बट नॉन एसी प्लस टूरिज्म इट विल बी टैक्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एसी वाला टैक्सेबल, नॉन एसी एग्जेम्प्ट, बट नॉन एसी प्लस टूरिज्म देन इट विल बी टैक्सेबल। स्टेज कैरेज एसी वाला टैक्सेबल, नॉन एसी टूरिज्म फूरिज्म जाए भाड़ में, स्ट्रेट अवे एग्जेम्प्ट, यानी नॉन एसी स्टेज कैरेज विल ऑलवेज बी एग्जेम्प्ट, टूरिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेलवे टिकट फर्स्ट क्लास वाला और एसी कोच वाला टैक्सेबल, अदर देन दैट स्लीपर कोच वाला एग्जेम्प्ट। ओला उबर टैक्सेबल, 95 याद होगा, इसमें जीएसटी भी कौन पे करता है? आरसीएम के तहत ओला एंड उबर पे करते हैं। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, मीटर्ड कैब, मेट्रो एग्जेम्प्ट। अब मान लो मैंने ओला खोला एंड ओला से मैंने ऑटो रिक्शा बुक किया, तब क्या हो जाएगा? तो द लॉ बोलता है द आंसर विल बी, इट विल बी टैक्सेबल, यानी अगर ओला के थ्रू ऑटो को बुक करते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ई रिक्शा को बुक करते हैं, ई रिक्शा मतलब टोटो वगैरह को बुक करते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर ओला के थ्रू मेट्रो को बुक करते हैं तो क्या होगा? अरे मेरे प्यारे बच्चे, नादान बच्चे, ओला के थ्रू मेट्रो कैसे बुक करोगे? ओला के थ्रू मेट्रो बुक होता है क्या? इट विल बी एग्जेम्प्ट। अब क्या होता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ना, वो एक आइलैंड नहीं है, वहां मल्टीपल आइलैंड्स होते हैं, उनको मिला के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बनता है, ठीक है। अब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाना है तो ऑब्वियसली स्विम करके तो जा नहीं सकते, अपने को क्या चाहिए? फेरी चाहिए। तो जो फेरी होती है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में जाने के लिए, वो एग्जेम्प्ट होती है। टूरिज्म हो तो भी एग्जेम्प्ट, प्राइवेट वाला ऑपरेट कर रहा है तो भी एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहा है तो भी एग्जेम्प्ट। जीएसटी ऑन टिकट ऑफ प्राइवेट ferry used for passenger transport is exempt. For instance, private ferries are used as a means of transfer from one island to another in Andaman Nicobar Island. पहले एक एग्जामेशन वर्क किया करता था, अब ये एग्जामेशन नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉलोइंग गुड्स बाय रेलवे या वेसल वाज एग्जेम्प्ट। क्या? रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल, रेलवे का मटेरियल या इक्विपमेंट, पहले ये एग्जामेशन हुआ करता था, अब ये एग्जामेशन नहीं है, हट गया ये। जीटीएस सर्विस हमने ऑलरेडी आरसीएम में कर रखा है, बस एक पॉइंट और जाके वहां पे ऐड कर लेना कि अगर कोई इंडिविजुअल ट्रक है या टेम्पो ऑपरेटर है जो कि कंसाइनमेंट नोट नहीं देता है, एक इंडिविजुअल ट्रक अगर कंसाइनमेंट नोट नहीं देता है तो उसको हम लोग जीटीए नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग जीटीए नहीं बोलेंगे। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है अभी रिसेंटली। इसमें क्या होता है? सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर,
यानी अगर आप हायर पे मोटर व्हीकल दे रहे हो, किसको दे रहे हो? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को। अगर ये इसका सीटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 12 पैसेंजर देन इट विल बी एक्सेप्ट। अगर आप लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दे रहे हो, ठीक है, मोटर व्हीकल नहीं, ईवी दे रहे हो, तो उस सिनेरियो में अगर उसका सीटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 12 पैसेंजर, तो उस सिनेरियो में एग्जेम्प्ट। अब जीटीए को गाड़ी भाड़ा पे दे रहे हो, आप जीटीए को गाड़ी दे रहे हो भाड़ा पे, ठीक है, तो उस सिनेरियो में एग्जेम्प्ट। और या तो फिर तुम्हारा स्कूल को दे रहे हो तो एग्जेम्प्ट। ये स्कूल वाला इन डिटेल स्कूल वाले उसमें पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझो, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है सर, सर थोड़ा डिटेल में बताइए ना। आ जाओ बेटा, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर ये एलएमएस भी दे दीजिए ना, चार्ट ड्रॉ करना पड़ता है। चार्ट ड्रॉ कर लो नालायको। चलो दिया एलएमएस भी, एंजॉय करो, बस इस वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम लोग के साथ, इतना कर दो। इतना सब कुछ दे रहा हूं, बदले में सिर्फ एक ही चीज बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, जितने लोगों तक शेयर कर सकते हो। जो भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, कहीं पे भी रेकमेंड कर सकते हो, बस रेकमेंड कर दो, ठीक है, इतना कर दो, बाकी मैं दे रहा हूं। अब आ जाओ इधर, हायर की बात करते हैं, ठीक है। हायर में अगर हम स्टेट अंडरटेकिंग को दे रहे हैं, ठीक है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को अगर हम मोटर व्हीकल दे रहे हैं एंड दैट इज मोर देन 12 पैसेंजर, देन एग्जेम्प्ट। 12 और लेस है तो टैक्सेबल। लोकल अथॉरिटी को हम ईवी दे रहे हैं एंड ईवी में जो मोर देन 12 पैसेंजर का है तो एग्जेम्प्ट, 12 और लेस है तो टैक्सेबल। जीटीए को दे रहे हैं एग्जेम्प्ट, स्कूल को दे रहे हैं एग्जेम्प्ट। यहां पे लिख दो हैस्ट्रिक लगा के, स्टार मार्क वगैरह लगा के कि क्रॉस रेफर विथ स्कूल वाला, ठीक है, एजुकेशन सर्विस के साथ। हायर पे एसटीयू को दिया, मोटर व्हीकल दिया, 12 से ज्यादा है एग्जेम्प्ट, 12 या उससे कम है टैक्सेबल। लोकल अथॉरिटी को दिया 12 से ज्यादा है एग्जेम्प्ट, 12 या उससे कम है तो टैक्सेबल। लोकल अथॉरिटी के लिए ईवी वर्ड यूज किया हुआ है, एसटीयू के लिए मोटर व्हीकल वर्ड यूज किया हुआ है लॉ में। जीटी को दिया एग्जेम्प्ट, स्कूल को दिया एग्जेम्प्ट। अब गुड्स की बात कर लेते हैं। सिर्फ आदमी थोड़ी ट्रांसपोर्ट करते हैं, गुड्स भी तो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो गुड्स, अगर हवा से आपका गुड्स जा रहा है यानी बाई एयर, तो डोमेस्टिक वाला टैक्सेबल होता है, इंटरनेशनल वाला एग्जेम्प्ट होता है। वेसल से आपका गुड्स जा रहा है, डोमेस्टिक वाला टैक्सेबल होगा, इंटरनेशनल वाला एग्जेम्प्ट होगा। बट अगर इंडिया के बाहर से कोई गुड्स आपका आता है कस्टम पोर्ट तक, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है इस पे जीएसटी लगता है। ये हम लोग ऑलरेडी कस्टम में पढ़ा हुआ है, तो ये क्या होता है? टैक्सेबल। रेलवे वाला टैक्सेबल होता है। ऑल्सो जीटीए में कुछ एग्जेम्पशंस लिखे हुए हैं, लाइक रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम, मिल्क, सॉल्ट वगैरह, वो सारे, तो वो एग्जेम्पशन रेलवे को भी मिलता है, तो वो वहां से क्रॉस रेफर कर लेना। तो सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एयर से किया डोमेस्टिक है टैक्सेबल, इंटरनेशनल एग्जेम्प्ट, वेसल से किया डोमेस्टिक है टैक्सेबल, इंटरनेशनल एग्जेम्प्ट, बट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टिल कस्टम पोर्ट, तो उस सिनेरियो में टैक्सेबल। रेलवे वाला टैक्सेबल होता है, ठीक है। ऑल्सो चेक जीटीए। रेलवे से सर इंटरनेशनल नहीं जाते क्या? अभी तक तो नहीं जाते, फ्यूचर में भले ही जा सकते। तो यहां खत्म होता है अपना फर्स्ट सेक्टर, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अब बढ़ते हैं दूसरे सर्विस की तरफ, जो कि है अपना चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड सर्विस। सबसे पहले चैरिटेबल देखते, फिर रिलीजियस देखते हैं। चैरिटेबल, चैरिटेबल एक्टिविटी पहले समझते हैं, तब एग्जामिशन देखते हैं। तो चैरिटेबल एक्टिविटी मतलब क्या होता है? एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, दिस इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशनल प्रोग्राम दे रहे हो या स्किल डेवलपमेंट एडवांसमेंट में दे रहे हो, मतलब एडवांस करो उसको, यानी उसको दे रहे हो, तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी हो जाएगा। बट उसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये देना किसको है। अगर इनको दोगे तो ही चैरिटेबल एक्टिविटी। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबंडेंट, ऑर्फन या होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड एंड ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन, प्रिजनर्स या पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन रूरल एरिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चैरिटेबल एक्टिविटी एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन या स्किल वाले को तभी मानेंगे जब तुम इन चार लोगों को दोगे, अबंडन या ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन को, फिजिकली मेंटली अब्यूज ट्रॉमेटाइज पर्सन को, प्रिजनर को या पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 इन रूरल एरिया। इन रूरल एरिया, सर इतना फोकस क्यों दे रहा है इसमें? समझ जाएगा थोड़ी देर बाद। फिर है प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सब कर रहे हो तो चैरिटेबल एक्टिविटी होगा। अभी एग्जामिशन मिलेगा कि नहीं वो नहीं पढ़ रहे, ये पढ़ चैरिटेबल एक्टिविटी क्या होता है। केयर
काउंसलिंग, केयर काउंसलिंग अगर आप करते हो, ये भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी है, बट किसका करना है वो भी ध्यान देना है। तो इन 4 लोगों का करोगे तभी। टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, जो इल है या सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी है या अफेक्टेड बाय HIV और एड्स है या एडिक्टेड टू नार्कोटिक ड्रग्स, अल्कोहल, ऐसे पर्सन का अगर तुम केयर और काउंसलिंग कर रहे हो तो तुम एक चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। एग्जेम्पशन पाने के लिए पहली बात तो तुमको चैरिटेबल एक्टिविटी करना है। चैरिटेबल एक्टिविटी क्या होती है? ये सारी चैरिटेबल एक्टिविटी होती है। पहली बात तो तुमको ये करना है। दूसरी चीज, तुमको रजिस्ट्रेशन लेना है 12AA और AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट का जो सेक्शन है वही है, ठीक। तो पहले तो इसमें रजिस्ट्रेशन लो प्लस चैरिटेबल एक्टिविटी करो, तो हम तुमको एग्जेम्पशन ग्रांट कर देंगे। शिक्षा एकेडमी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन बाय सर्व सेवा ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AB। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, रजिस्ट्रेशन इसने ले रखा है। हैज ऑर्गेनाइज्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ओल्ड एज पीपल ऑफ एन एज 65 रिसाइडिंग इन बैंगलोर सिटी अर्बन एरिया। आंसर आ गया आपको, लेकिन मेरे को एक्सप्लेन करने दो पहले। चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, वेरी गुड। स्किल डेवलपमेंट इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी, वेरी गुड। ऑल्सो गिवन टू अ पर्सन ओवर द एज ऑफ 65, सही है। बट वो जो पर्सन है जिसको ये सर्विस दी गई है वो अर्बन एरिया में रहता है, सो दिस इज नॉट चैरिटेबल एक्टिविटी। नॉट चैरिटेबल एक्टिविटी मतलब एक कंडीशन ब्रीच हो गया, तो एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? द आंसर इज नो। एग्जेम्पशन के लिए दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करनी पड़ेगी आपको। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय शिक्षा एकेडमी डू नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी, बिकॉज वहां पे सिर्फ और सिर्फ रूरल वर्ड कवर है, इसलिए हाईलाइट करवाया। चांद सितारे फूल और खुशबू, इसीलिए यहां पे बनवाए हैं। आ जाओ, एक ओल्ड एज होम का भी है एग्जेम्पशन। क्या बोलता है? कौन ओल्ड एज होम मेंटेन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, या कोई भी एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है 12AB या AA में, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर ये लोग ओल्ड एज होम रखते हैं, और ओल्ड एज होम किसके लिए? 60+ ईयर के, 60 या उससे ज्यादा ईयर्स के लोगों के लिए, और उसमें जो मंथली कंसिडरेशन है दैट इज अप टू ₹25,000 पर मंथ पर मेंबर, तो एग्जेम्पशन मिलेगा। एंड ऑब्वियसली उसमें बोर्डिंग भी इंक्लूड होगा, लॉजिंग भी होगा, मेंटेनेंस, सब कुछ इंक्लूड होगा। तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर लोगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा। पहली चीज, CGSG या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट उस ओल्ड एज होम को रन करे। किसके लिए होना चाहिए? कोई भी पर्सन जो कि एज ऑफ 60 या उससे ज्यादा है उनके लिए होना चाहिए, और कंसिडरेशन शुड बी अप टू ₹25,000 पर मंथ पर मेंबर, उससे ज्यादा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करो एंड एग्जेम्पशन लेके चले जाओ। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता पता है? पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 यहां लिख लिया होता और लिख लेता एग्जेम्पशन, इसमें से एक भी नहीं फुलफिल होता तो वो हट जाता। इस तरह रिवाइज करना पड़ता है, चीजों को शॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है? ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत करो। आ जाओ, रिलीजियस की तरफ चलते हैं, तुम्हारी शादी करवाते हैं। तो कोई भी सर्विस अगर एक पर्सन देता है, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, म्हणजे पंडित जी तुम्हारी शादी करवा रहे, तो पंडित जी जो तुम्हारी शादी करवा रहे हैं तो उस पे GST नहीं लगता है, खुश हो जाओ, ठीक है? तो पंडित जी जो शादी करवा रहे हैं उसमें GST नहीं लगता है। तो सर्विस बाय अ पर्सन जो कंडक्ट कर रहा है रिलीजियस सेरेमनी, तो वो एग्जेम्प्ट। दूसरी चीज, प्रीसेंट को अगर अपने रेंट पे देते हैं ना तो एग्जेम्प्ट होता है। प्रीसेंट मतलब क्या होता है? प्रीसेंट मतलब होता है, मान लो ये मंदिर है, ठीक है? मंदिर का एक आउटर बाउंड्री होता है, उस आउटर बाउंड्री के अंदर क्या क्या हो सकता है? शॉप हो सकता है, फूलमाला की शॉप हो गई, प्रसाद की शॉप हो गई, और तुम्हारा रूम हो गया, रूम इन द सेंस धर्मशाला वगैरह हो गया अंदर उसके, और या तो फिर तुम्हारा कम्युनिटी हॉल है बड़ा सा जहाँ पे यज्ञ वगैरह होता है, वो वाली जगह हो गई। तो ये सारे प्रीसेंट के अंदर होते हैं, इनको अगर रेंट पे देते तो भी एग्जेम्पशन है, बट नोट है इसमें। क्या नोट है? अगर अपने रूम को रेंट पे दे रहे तो लेस देन 1000 पर डे का अगर रेंट है तो ही एग्जेम्पशन है, अदरवाइज नहीं। लेस देन है यहां पे, याद रखना, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। या अपने कम्युनिटी हॉल को या कल्यादापम या ओपन एरिया को रेंट पे दे रहे तो लेस देन 10,000 पर डे है, क्योंकि फंक्शन रोज होता है, रोज नहीं होता है, कभी कभार होता है, इसलिए 10,000 पर डे है, ठीक है? सिमिलरली रूम रेंट भी तुम हमेशा नहीं जाके रहते हो, डे वाइज रहते हो, इसलिए 1000 पर डे है। पर जो शॉप्स होती है वो तो हमेशा के लिए होती है ना वहां पे, इसीलिए उनके लिए क्या लिमिट रखी गई है? लेस देन 10,000 पर मंथ।
तो मैंने तुमको अच्छे से समझा दिया कि पर डे कब यूज करना है, पर मंथ क्यों यूज करना है, लॉजिक के साथ, ताकि तुमको इजी पड़े। जल्दी से मेरे को बताओ, अगर 11,000 पर मंथ है शॉप का, तो फिर क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। इट विल बी टैक्सेबल सर, इट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट बिकॉज इट इज मोर देन 10,000। तो जीएसटी कितने पे लगेगा, 1,000 पे, 10,000 पे, 11,000 पे? जल्दी बोलो, कमेंट करो, कमेंट करो। दिल से दिल का कनेक्शन है, मैं सुन लूंगा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो मैं नहीं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बातें। तो लगेगा 11,000 पे, पूरे के पूरे अमाउंट पे लगेगा। ये थ्रेशोल्ड सिर्फ देखने के लिए है, इसको बेसिक एग्जामिशन लिमिट मत मान के माइनस मत कर देना, ठीक है। 11,000। अनदर क्वेश्चन, रूम रेंट पे लिया और जो भाड़ा है वो है 1,000 रुपीज का। रूम रेंट लिया, भाड़ा है 1,000 पर डे। जल्दी से बताओ जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस, पूरे 1,000 पे जीएसटी लग जाएगा। वेरी गुड। फिर एंट्री नंबर 60 छोटू सा है, क्या बोलता है, हज कमेटी लोग कहां लेके जाते हैं, मक्का लेके जाते हैं। और केएमवीएन तुमको कहां लेके जाते हैं, कैलाश मानसरोवर। तो जो लोग ये लेके जाते हैं, तो पिलग्रिमेज की जो सर्विस है दैट इज एक्सेप्ट, यानी उस पर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय हज कमेटी या केएमवीएन इन रिलेशन टू पिलग्रिमेज टू मक्का या कैलाश मानसरोवर आर नॉट लायबल टू जीएसटी। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। आ जाओ। अब रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स और कैंप, ठीक है, क्या होता है, योगा शिविर समझ लो, योगा शिविर लगा है। अब योगा शिविर लगा है तो वो तुमसे कुछ पैसे लेते हैं, तुम वहां जाते हो, वहां पे रहना भी होता है, खाना भी होता है और योगा भी होता है ऑब्वियसली। तो इसका क्या करने का, तो यहां पे अपने को ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव अगर उसका योगा है देन एग्जेम्पशन विल बी ग्रांटेड। बट अगर उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि तुमको वो रहना और खाना दे रहे उस शिविर में, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थम थम, ये देखो। अगर कोई कैंप लगता है रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का या योगा का शिविर वगैरह लगता है, तो ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर उसका ऑब्जेक्टिव है एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, तो एग्जेप्ट। बट अगर उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अकोमोडेशन और सर्व फूड एंड ड्रिंक, तो हो जाएगा टैक्सेबल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सिंपल है, ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, एग्जेम्प्ट। Primary objective is to provide accommodation या serve food or drinks, then it will be taxable. Simple. So दोस्तों यहां पे खत्म होता है अपना चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी रिलेटेड सर्विस। अब चलते हैं अपने हेल्थ केयर सर्विस की तरफ। मजा आएगा इसमें, इसमें अमेंडमेंट भी ढेर सारे हैं। आ जाओ, अब बात करते हैं हेल्थ केयर सर्विस की। हेल्थ केयर सर्विस के लिए एक चीज याद रखना, ओनली रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया इज एक्सेप्ट। अब व्हाट इज द रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया? एलोपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी। एलोपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी। ऑलमोस्ट सारे कवर है, बट सारे नहीं कवर है, बहुत सारे इसमें नहीं है। तो ये लिस्ट तुमको एक बार के लिए ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हेल्थ केयर सर्विस अगर कोई क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट दे रहा है या ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर दे रहा है या पैरामेडिक्स दे रहा है, तो एग्जेम्प्ट है। हेल्थ केयर सर्विस कौन दे रहा है? या तो कोई क्लिनिक दे रहा है, या तो ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर दे रहा है, या पैरामेडिक्स दे रहा है। किसको दे रहा है? हम लोग को दे रहा है, तो एग्जेम्प्ट है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ केयर सर्विस? सो हेल्थ केयर सर्विस मतलब क्या होता है? तो हेल्थ केयर सर्विस मतलब होता है वो सर्विस जिसमें तीन चीजें की जाती है, या तो डायग्नोसिस करेंगे, या तो ट्रीटमेंट करेंगे, या तो केयर करेंगे आपका। या तो डायग्नोसिस करेंगे, या तो ट्रीटमेंट करेंगे, या तो केयर करेंगे। किस लिए? या तो आप बीमार पड़ गए हो यानी इलनेस, या तो आपको चोट लगी है इंजरी, या तो डिफॉर्मिलिटी, या तो एबनॉर्मलिटी, या तो प्रेगनेंसी। अगर ये चीजें हो रही है तो वो आपका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या केयर कर रहे हैं। ये जो आपका कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन? सो द रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज एलोपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, योगा और नेचुरोपैथी। समझे? इसीलिए इसको लिंक करके पढ़ना पड़ेगा तुमको। सो हेल्थ केयर सर्विस कौन दे रहा है? क्लिनिक दे रहा है, कोई डॉक्टर दे रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है। व्हाट इज हेल्थ केयर सर्विस? हेल्थ केयर सर्विस मतलब या तो डायग्नोसिस कर रहा है, या तो ट्रीटमेंट कर रहा है, या तो केयर कर रहा है। किस लिए कर रहा है? इलनेस के लिए कर रहा है, इंजरी के लिए कर रहा है, डिफॉर्मिटी के लिए कर रहा है, एबनॉर्मलिटी के लिए कर रहा है, या प्रेगनेंसी के लिए कर रहा है। किस में कर रहा है? रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कर रहा है। यानी एलोपैथी में कर सकता है, आयुर्वेदा में कर सकता है, सिद्धा में भी कर सकता है, यूनानी में भी कर सकता है, होम्योपैथी भी है, योगा भी है, नेचुरोपैथी भी है, किसी में भी कर सकता है। इस हेल्थ केयर सर्विस में इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, यानी क्लिनिक में लेके आना, क्लिनिक में लेके जाना पेशेंट को, ये भी इंक्लूड है। यानी एम्बुलेंस सर्विस एक तरह से जो क्लिनिक का पर्सनल है उसकी बात कर रहे हैं। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं है?
हेयर ट्रांसप्लांट जीएसटी लग जाएगा, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी जीएसटी लग जाएगा। बट हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी इसलिए करना पड़ा, किस लिए? कंटीजेनियल डिफेक्ट था, डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मलिटी था, इंजरी हुआ या ट्रॉमा हुआ, इसकी वजह से अगर करना पड़ा तो फिर एग्जेम्प्ट है। तो हेल्थ केयर सर्विस हमने क्या देखा, हेल्थ केयर सर्विस अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स देते हैं तो एग्जाम्पल। व्हाट यू मीन बाय हेल्थ केयर सर्विस? हेल्थ केयर सर्विस मतलब होता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या केयर। किसका कर रहे हो? इलनेस का कर रहे हो, इंजरी का कर रहे हो, डिफॉर्मिटी का कर रहे हो, एबनॉर्मिटी का कर रहे हो या प्रेगनेंसी का कर रहे हो। किस में कर रहे हो? रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कर रहे हो, इंक्लूडिंग एम्बुलेंस। बट इसमें क्या क्या एक्सक्लूड है? हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, यानी अगर ये दो चीज करवाओगे तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज दैट जीएसटी नहीं लगेगा। बट ये तुमको करवाना पड़ा ड्यू टू, तुमको नहीं मतलब करवाना पड़ा तो कंटीजेंट डिफेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मिटी, इंजरी या ट्रॉमा, इसकी वजह से अगर करवाना पड़ा तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तीसरा नंबर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस की सर्विस जो बंदे देते हैं, भाई भगवान का काम कर रहे हैं, तो उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। पहले ये एग्जेम्पशन हुआ करता था, अब ये एग्जेम्पशन विथड्रॉ हो गया। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कॉर्ड ब्लड बैंक by way of preservation of stem cell or any other service in relation to such preservation। तो ये पहले एग्जाम्प्ट हुआ करता था, अब नहीं। अगर तुमको किसी और के क्वेश्चन में या कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ दिखता है तो मान लेना ये एग्जाम्प्ट नहीं है, खत्म बात, क्यों टेंशन ले रहे हो। सर्विस बाय वे ऑफ वेट क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल और बर्ड्स, यानी वेट क्लिनिक जो होते हैं उनकी सर्विस एग्जाम्प्ट होती है। वेट क्लिनिक क्या होता है? जहां पे जानवरों का इलाज होता है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, तो ये पहले एग्जाम्प्ट हुआ करता था, अब नहीं है, ये एग्जाम्पशन हट चुका है। 7 नंबर पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देंगे। 7 नंबर पॉइंट क्या बोलता है? रीहैब प्रोफेशनल अगर सर्विस देते हैं किसी मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट को, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, किसी रिहैब सेंटर को या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो एग्जेम्प्ट है। रिहैब प्रोफेशनल अगर सर्विस देते हैं किसी मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, रिहैब सेंटर को, तो उस सिनेरियो में एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर राधे मोहन को जानते हो? नहीं जानते हो? तेरे नाम हमने किया है, तो राधे मोहन को अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट में जाके रिहैब की फैसिलिटी दी जा रही है, चलेगा? चलेगा, एग्जाम। बट अगर उसके घर जाके उसको दी जा रही है सर्विसेज, देन चलेगा? द आंसर इज नो, तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो याद रखना कहां मिल रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी चीजों को पकड़ो, तब मजा भी आएगा पढ़ने में और अच्छे से कॉन्सेप्ट अंदर भी जाएगा। अब देखो क्लिनिक वगैरह में क्या होता है, ये अमेंडमेंट है। क्लिनिक वगैरह में क्या होता है, वो तुमको रूम भी तो देते हैं ना, हॉस्पिटल आपको रूम देता है रहने के लिए, ठीक है? तो जो आपको रूम देता है, अगर उस रूम का भाड़ा 5,000 पर डे से ज्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी आपको जो रूम मिल रहा है हॉस्पिटल में, अगर उसका रूम चार्जेस इज एक्सीडिंग 5,000 पर डे, देन इट विल बी टैक्सेबल। और 5,000 या उससे कम है देन इट विल बी एक्सेप्ट। 5,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल, 5,000 या उससे कम है तो एक्सेप्ट। बट ये अप्लाई नहीं होगा, ये 5,000 वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा। किसको? आईसीयू को, सीसीयू को, आईसीसीयू को, एनआईसीयू को। बिकॉज समझ में आ रहा होगा तुमको, नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें ये क्यों नहीं अप्लाई कर रही, वो एग्जेम्प्ट क्यों करके रखे, बिकॉज ये काफी सीरियस चीज है और ये सीरियस चीजों को एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। तो हमने क्या देखा, अगर रूम को रेंट पे दिया जा रहा है हॉस्पिटल में रूम मिलता है ना, अगर वो रेंट पे है, दैट इज 5,000 पर डे से ज्यादा का रेंट है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। 5,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट है, बट दिस विल नॉट अप्लाई टू आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू। रीजन क्या है तुमको पता है, रीजन क्या है, ठीक है? सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन हेल्थ केयर सर्विस सच एज रेंटिंग ऑफ शॉप, ऑडिटोरियम इन द प्रेमाइसेस ऑफ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, डिस्प्ले ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा आर सब्जेक्ट टू जीएसटी। मान लो हॉस्पिटल में तुम घुसे और वहां जैसे तुम घुसे तो टीवी लगा होता है, उस टीवी में ऐड चल रहा था, समझ लो किसी भी प्रोडक्ट का ऐड चल रहा था, तो प्रोडक्ट का ऐड चल रहा था, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? क्या मतलब वहां पे दारू का ऐड चल रहा था? दारू का ऐड नहीं चल रहा था वहां पे, कोई और ऐड चल रहा था, ठीक है? तो कोई और ऐड चल रहा था वहां पे, तो फिर वो ऐड से जो भी पैसा आ रहा है हॉस्पिटल के पास, उस पर जीएसटी लगेगा, दैट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। रेंटिंग ऑफ शॉप वगैरह, ऑडिटोरियम, शॉप बोल रहे, कैंटीन नहीं, रेंटिंग ऑफ शॉप वगैरह, अगर अंदर कोई शॉप वगैरह खोला हॉस्पिटल के, वो रेंट पे दिया है, सीसीडी वगैरह कुछ खोल दिया है अंदर, आजकल खुल जाता है,
तो उस सिनेरियो में दैट विल बी टैक्सेबल। यानी सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन हेल्थ केयर सर्विस सब्जेक्ट टू जीएसटी इन शॉर्ट। अब हॉस्पिटल से कैंटीन में, कैंटीन होता है हॉस्पिटल में, ठीक है। अब एक पेशेंट है, वो एडमिट हुआ, तो डॉक्टर ने उसको लिखा कि तुमको खिचड़ी खाने का है, तो जो कैंटीन है वही पेशेंट को खिचड़ी सप्लाई करती है, वो खिचड़ी खाता है। तो इस सिनेरियो में जो भी फूड सप्लाई की है कैंटीन ने, दैट विल बी एग्जेम्प्ट, ये सर्विस पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फूड सप्लाइड बाय हॉस्पिटल कैंटीन टू पेशेंट जो कि एडमिट है, और ये उसको दिया जा रहा है ऑन एडवाइस ऑफ डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट, तो ये कॉम्पोजिट का पार्ट पर बनेगा। अगर हेल्थ केयर सर्विस एग्जेम्प्ट है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा, हेल्थ केयर सर्विस अगर टैक्सेबल है तो ये भी टैक्सेबल होगा। एग्जाम्पल, एक बंदा आता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए और उसको डॉक्टर लिख के देता है कि तुमको ये खाना है, कैंटीन से ये आता है, वो मस्त खाता है, फिर बिल आता है। तो बताओ बिल पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? द आंसर इज लगेगा, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट तो खुद ही एग्जेम्प्ट नहीं है, तो उससे रिलेटेड जो कॉम्पोजिट सप्लाई है वो भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब कोई पर्सन आता है जो कि बीमार है, एडमिट होता है, डॉक्टर उसको लिखता है खिचड़ी खाओ, कैंटीन से खिचड़ी आता है, वो खिचड़ी खाता है, तो जो कैंटीन का बिल आएगा बताओ उस पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? सो द आंसर इज नहीं आएगा, बिकॉज हेल्थ केयर सर्विस एग्जेम्प्ट है, तो कैंटीन वाला भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक बंदा है, एडमिट है, बीमार है, और उसको डॉक्टर ने लिखा खिचड़ी खाओ, वो गया कैंटीन में, बोला मेरे को मैगी खाने का, मेरे को मैगी खाने का, तो कैंटीन वाले ने उसको मैगी दे दिया। तो बता जो मैगी का बिल बनेगा क्या उस पर जीएसटी आएगा? आएगा, आएगा। द आंसर इज यस, आएगा जीएसटी। क्यों आएगा? बिकॉज मैगी इज नॉट एडवाइज बाय डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैगी को एडवाइस नहीं किया था, खिचड़ी एडवाइस किया था। मैगी खाओगे तो फिर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। पेशेंट जो एडमिट नहीं हुआ तो इट इज नॉट टैक्सेबल, पेशेंट जो एडमिट नहीं हुआ देन इट इज नॉट टैक्सेबल। अदर सच एज डॉक्टर, सॉरी इट इज टैक्सेबल, पेशेंट जो एडमिट नहीं हुआ उसके लिए टैक्सेबल है। डॉक्टर, स्टाफ, विजिटर ये लोग कैंटीन में जाके खा रहे हैं देन इट इज टैक्सेबल। सिंपल से पेशेंट के लिए एग्जेम्प्ट है, वो भी दो कंडीशन है, क्या? पेशेंट एडमिट होना चाहिए और जो भी फूड है वो एडवाइस कौन किया है? डॉक्टर किया है, देन इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिट सप्लाई। फिर डिपेंड करेगा, हेल्थ केयर अगर एग्जेम्प्ट है तो ये भी एग्जेम्प्ट, हेल्थ केयर अगर टैक्सेबल है तो ये भी टैक्सेबल। सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एग्जांपल मैंने तुमको बता दिए, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया हो। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट भी करो यार वैल्यू एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाकी वीडियो लाऊं कि नहीं लाऊं, लाना है ना तो कमेंट करो, क्या कर रहे हो। यहां खत्म होता है अपना हेल्थ केयर सर्विस। अब चलते हैं एजुकेशनल सर्विस की तरफ। एजुकेशन सर्विस के लिए तुमको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या ध्यान रखना पड़ेगा पता है? दो चीजें। पहली चीज, एक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर्विस देता है, एक उसकी बात करेंगे, एक बात करेंगे थर्ड पर्सन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सर्विस दे रहा है। ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को पढ़ना पड़ेगा। पहले पढ़ते हैं जब एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई सर्विस देता है, ठीक है, सर्विस इज गिवन बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई भी सर्विस देता है अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को, या कंडक्ट करवाता है एंट्रेंस एग्जाम, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई भी सर्विस देता है, अपने स्टूडेंट को देता है, फैकल्टी को देता है, स्टाफ को देता है, या कंडक्ट करवाता है एंट्रेंस एग्जाम, पूरा एग्जाम्प्ट। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट देख लिया, ये क्या होता है? एग्जाम्प्ट। यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट कोई भी सर्विस देता है अपने स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, एग्जाम्प्ट। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट मतलब होता क्या है? तो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहले होता है प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, यानी प्री स्कूल से लेके +2 तक, प्री स्कूल से लेके +2 तक, क्लास 12 तक ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्कूल बोल सकते हैं। ठीक है, स्कूल बोल लेते हैं, इजी रहेगा पढ़ने के लिए। तीसरा, सेकंड है एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ठीक है, एग्जांपल यहां पे लिख सकते हैं हम लोग IIM। तो एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, बट नॉट डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स की बात नहीं कर रहे, जो रेगुलर कोर्स है उसकी बात कर रहे हैं। तीसरा, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। वोकेशनल एजुकेशन कोर्स मतलब होता है सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ये सारी चीजें, तो वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। तो ये हो गया एजुकेशन इंस्टीट्यूट।
ये लोग कोई भी सर्विस देते हैं अपने स्टूडेंट को, स्टाफ को या फैकल्टी को, या कंडक्ट करवाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया। अब थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। अब अगर एक थर्ड पर्सन है, उसने स्कूल को अगर सर्विस दी है, ये वाली ही सर्विस, तो ही एक्सेप्ट। क्या क्या सर्विस है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। सर ये नहीं समझा। देखो बहुत सिंपल है, इसको समझाने का एक बहुत इजी तरीका है। मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स गए स्कूल के पास, बोले कि मेरे पास एक वैन है, ठीक है, एक वैन है, इस वैन में मैं स्टूडेंट को आपके लिए पिक करूंगा और आपके पास छोड़ दूंगा। तो स्कूल ने बोला ठीक है, क्योंकि स्कूल के पास तो वैन थी नहीं खुद की, तो स्कूल ने क्या किया, अलाउ कर दिया। मिस्टर एक्स क्या गया, स्टूडेंट के पास गया, उनको पिक किया और स्कूल में जाके छोड़ दिया। अब मिस्टर एक्स जब बिल करेंगे तो किसको करेंगे, स्कूल को करेंगे कि स्टूडेंट को करेंगे? स्कूल को करेंगे, बिकॉज स्कूल के थ्रू आएंगे। तो जब ये बिल करेंगे स्कूल को, तो उस पर कोई जीएसटी लगेगा क्या? द आंसर इज नो। इसके लिए जीएसटी को एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ का अगर कोई सर्विस स्कूल को देता है, देन इट इज एक्सेप्ट। स्टूडेंट को नहीं बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल को सर्विस दी जा रही है, थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। केटरिंग की सर्विस अगर आप देते हो स्कूल को, एग्जेम्प्ट। सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग की सर्विस अगर आप देते हो एंड दैट सर्विस इज परफॉर्म्ड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल को दे रहे हो, एग्जेम्प्ट। यानी आप सिक्योरिटी, हाउस क्लीनिंग वगैरह की सर्विस देते हो, और ये जो सर्विस आप देते हो, ये देते हो स्कूल के अंदर, तो ही एग्जेम्पशन। या मिस्टर एक्स आते हो, बोलते कि मैं स्कूल के बिहाफ में कंडक्ट करवा लूंगा एग्जाम, आप टेंशन मत लो, पेपर सेट करवा दूंगा, पेपर कंडक्ट करवा दूंगा, स्कूल से बस इतना फीस लूंगा। तो इस सिनेरियो में ये सर्विस भी एग्जेम्प्ट होती है। थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहां पे। तो स्कूल के लिए क्या क्या सर्विसेज एग्जेम्प्ट है अगर वो थर्ड पर्सन से लेता है, यानी थर्ड पर्सन के हाथ में वो एग्जेम्पशन लगेगा, ध्यान से सोचो। तो क्या क्या सर्विसेज है? सबसे पहला जो सर्विस है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, केटरिंग की सर्विस। सिक्योरिटी एंड हाउस क्लीनिंग की सर्विस परफॉर्म इनसाइड द एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एंड एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जाम। ये सर्विसेज अगर मिलती है स्कूल को, देन एग्जेम्पशन है। नेक्स्ट, आईआईएम को कौन सी सर्विस मिल रही है? यानी वो इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन को दे रही है एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एडमिशन एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आईआईएम की बात कर रहे हैं क्या? थर्ड पर्सन की बात करेंगे। कोई थर्ड पर्सन आता है, बोलता है आईआईएम को कि मैं तुम्हारे बिहाफ में एग्जाम कंडक्ट कर लूंगा, बदले में मेरे को इतना रुपया दे देना, तो वो एग्जेम्प्ट है। ऑनलाइन एजुकेशन जनरल एग्जेम्प्ट है। स्कूल में कभी भी जनरल वगैरह मिलता है क्या? नहीं, देखो इसलिए यहां पे है भी नहीं। किसमें मिलता है? कॉलेज वगैरह में मिलता है, इसीलिए वो देखो यहां पे ऑनलाइन एजुकेशन जनरल। तो ये दो ही अगर थर्ड पर्सन से मिल रहा है तो ही एग्जेम्प्ट है। यानी सर, अगर यहां पे अपने वाले एग्जांपल में मिस्टर एक्स स्कूल के पास नहीं जाते और अगर मिस्टर एक्स अगर आईआईएम के पास जाते, तब क्या होता? तो तब चीजें चेंज हो जाती और तब जीएसटी लग जाता, तब चीजें चेंज हो जाती और जीएसटी लग जाता। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स, मान लो सिंगिंग सिखा रहे हैं, गिटार बजाना सिखा रहे हैं, गाना गाना सिखा रहे हैं, अगर ये सब कुछ सिखा रहे हैं तो इस सिनेरियो में एडमिशन एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ही सिर्फ एग्जेम्प्ट है। ऑनलाइन जर्नल भी इसके लिए एग्जेम्प्ट नहीं करके रखा है, सिर्फ कंडक्ट ऑफ एग्जाम, ठीक है। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पास अगर खुद की गाड़ी है और वो खुद की गाड़ी से अगर कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब आईआईएम के पास अगर खुद की गाड़ी है और उसमें वो स्टाफ को लेके जाते हैं तो एग्जेम्पशन है, पर मिस्टर एक्स से लेके आएंगे तो टैक्सेबल होगा। आशा करता हूं दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे, समझ ही पा रहे होंगे, इजी है, उतना टफ नहीं है। अब जैसे डब्ल्यूबी बोर्ड होता है या महाराष्ट्र बोर्ड होता है, जो बोर्ड्स होते हैं, स्टेट बोर्ड या सेंटर बोर्ड होता है, आईएससी वगैरह, सीबीएसई वगैरह, ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो ये लोग जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो एग्जेम्प्ट होता है। एग्जाम कंडक्टेड बाय स्टेट बोर्ड एंड सेंटर बोर्ड इज एग्जेम्प्ट। और इनपुट सर्विसेज जो भी लेते हैं, पेपर बनवाने की सर्विस, पेपर वगैरह जो भी ये सब कुछ लेते हैं, वो सब कुछ एग्जेम्प्ट होता है। तो एग्जाम कंडक्टेड बाय स्टेट बोर्ड या सेंटर बोर्ड एग्जेम्प्ट होता है, और इनपुट सर्विस भी इससे रिलेटेड एग्जेम्प्ट होता है। वो जो भी इनपुट सर्विसेज लेते हैं, आईएससी वाले, सीबीएसई वाले, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। ओके, और पिकनिक चलते हैं।
ठीक है। हम पिकनिक से गए स्कूल में, स्कूल हमने हमें पिकनिक लेके गया, तो कैसे जाएंगे? ट्रांसपोर्ट भी स्कूल ने दिया, केटरिंग भी स्कूल ने दिया, गार्ड भी स्कूल ने दिया। स्कूल कहां से लेके आया? स्कूल ये तीनों चीजें थर्ड पर्सन से लेके आया, ठीक है। तो जो थर्ड पर्सन ने ट्रांसपोर्ट की सर्विस दिया है स्कूल को, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। केटरिंग की सर्विस दी है, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। बट जो गार्ड की सर्विस है, दैट विल बी टैक्सेबल। सर अभी तो आपने बोला सिक्योरिटी सर्विस एग्जेम्प्ट है। सिक्योरिटी सर्विस इनसाइड द एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज एग्जेम्प्ट, बट अगर वही आप पिकनिक गार्डन वगैरह में जाके गार्ड वगैरह सिक्योरिटी सर्विस दे रहे हो, देन इट विल बी टैक्सेबल। इसलिए देखो स्पेसिफिकली लिखा है इन सच एजुकेशन इंस्टीट्यूट। चांद सितारे बना देना, आशा कर रहा हूं समझ गए होगे। अब मान लो एक बोर्डिंग स्कूल है, तो बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है? बोर्डिंग स्कूल में आप रहते हो, आपका लॉजिंग भी होता है, उसमें हाउसकीपिंग की सर्विस भी होती है और काफी सारी चीजें एक साथ इंक्लूडेड होती हैं, और पढ़ाई तो ऑब्वियसली होती ही है। तो वहां पे फिर क्या बोला जाएगा? तो वहां पे बोला जाएगा दिस इज कॉम्पोजिट सप्लाई। तो बोर्डिंग स्कूल के लिए कॉम्पोजिट सप्लाई होता है। एंड अगर ये कॉम्पोजिट सप्लाई है तो इसमें प्रीडोमिनेंट नेचर क्या है? आप बोर्डिंग स्कूल क्यों जाते हो? रहने जाते हो, खाने जाते हो, मस्ती करने जाते हो, पढ़ने जाते हो। तो प्रीडोमिनेंट नेचर इसका एजुकेशन है, और एजुकेशन एग्जेम्प्ट है, इसलिए बोर्डिंग स्कूल की सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। बोर्डिंग स्कूल प्रोवाइड सर्विस ऑफ एजुकेशन coupled with various other services like providing dwelling unit for residency and food. This may be the case of composite supply. The bundle service will be treated consisting of entirely of principal supply, which means the service which form predominant elements of such bundle. Predominant nature किसका? Education. Since education is exempt, then entire supply is exempt. और कुछ नोट्स देख लेते हैं। IIM now covered under Education Institute. Maritime Training Institute और Education Institute. Maritime Training Institute होते हैं, समझ लो नेवी वगैरह से रिलेटेड होते हैं, पानी से रिलेटेड होते हैं, वो वाले इंस्टीट्यूट भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। बट प्राइवेट कोचिंग इज टैक्सेबल। प्राइवेट कोचिंग इज टैक्सेबल। Training given by private coaching institute, such training does not lead to grant of recognized qualification and it is taxable. तो यहां खत्म होता है एजुकेशन सर्विस। यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो हुआ था बिकॉज यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। अब तुम लोग को नहीं होगा कि सर्विस दे कौन रहा है, सर्विस ले कौन रहा है, और कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। इससे रिलेटेड एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में, जिसमें सारे पॉइंट कवर है, उसको जरूर से बना लेना। अब आते आगे रेंटिंग सर्विसेज, इसमें अमेंडमेंट है। पहली चीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर जैसे पहले यहाँ पे एक अमेंडमेंट था, ठीक है, होटल होटल हो गया, गेस्ट हाउस वगैरह हो गया, उसका अगर रूम रेंट इज लेस देन इक्वल टू 1000 पर डे तो एग्जेम्प्ट हुआ करता था, जीएसटी नहीं लगता था। अब ये हट गया, यानी अब 1 रुपया रूम रेंट हो, 10 रुपया रूम रेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। होटल में जाओगे जीएसटी देना पड़ेगा, होटल इन गेस्ट हाउस वगैरह में जाओगे जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये एग्जेम्पशन अब हट चुका है, ये अमेंडमेंट हट गया, बोला मैंने, ये एग्जेम्पशन हट चुका है, ठीक है। अब सिंस ये एग्जेम्पशन हट गया, अब एक और अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट क्या है? और चार्ट से ही करते सीधा। अच्छा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कॉमर्शियल है तो टैक्सेबल होगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है, टैक्सेबल है, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और यहां पे लिख लेना क्रॉस रेफर विद आरसीएम। आरसीएम में इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन, तो वो देख लेना। अब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रेसिडेंशियल है तो देखना रेसिपेंट कौन है, यानी जो टेनेंट है वो कौन है। अगर टेनेंट अनरजिस्टर्ड है देन एग्जेम्प्ट है, कोई रेंट नहीं लगेगा। टेनेंट अगर रजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल है और आरसीएम लगेगा, यानी पेमेंट कौन करने वाला है? टेनेंट पे करेगा। पेमेंट कौन करेगा? टेनेंट पे करेगा जीएसटी। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है तो टैक्सेबल, फॉरवर्ड चार्ज भी लग सकता है, आरसीएम भी लग सकता है। अपने आरसीएम चैप्टर में इसको पढ़ चुके ऑलरेडी। अब बात करते हैं रेसिडेंशियल की। रेसिडेंशियल के लिए रेसिपेंट को देखना होगा, रेसिपेंट रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। अगर रेसिपेंट अनरजिस्टर्ड है, अगर रेसिपेंट जो है वो क्या है? अनरजिस्टर्ड, तो उस सिनेरियो में एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है? कोई भी उस पर टैक्स नहीं पे करेगा। और रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है तो फिर क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, आरसीएम लगेगा, और जो टेनेंट है, जो रेसिपेंट है, वो जीएसटी पे करेगा। तो ये चार्ट से पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तुम क्या करना, आरसीएम वाले चैप्टर में जो चार्ट बनाया ना, उसको यहां पे नोट डाउन कर लेना। एक ही पेज में सब खत्म हो जाएगा, एक ही चार्ट में दोनों प्रोविजन खत्म। अब आते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस, बट इसके पहले नेक्स्ट सर्विस की तरफ चलते हैं। इसको एंड में करेंगे, ठीक है। एंड में क्यों करेंगे सर? पहले कर लेते हैं ना,
बताऊंगा बताऊंगा एंड में करने का रीजन बताऊंगा। पहले आते हैं 9 नंबर में, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी। सर्विस प्रोवाइडेड बाय, सर्विस कौन दे रहा है अपने को? सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, मतलब सर्विस दी किसको जा रही है? रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दी जा रही है। दे कौन रहा है? प्लेयर दे रहा है, रेफरी दे रहा है, अंपायर दे रहा है, कोच दे रहा है या टीम मैनेजर दे रहा है? क्यों दे रहा है? ताकि स्पोर्टिंग इवेंट में आके पार्टिसिपेट करो, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। और अगर सर्विस देता है सेलेक्टर, कमेंटेटर, क्यूरेटर, टेक्निकल एक्सपर्ट, देन इट विल बी टैक्सेबल। ओके, मतलब विराट कोहली ने बीसीसीआई को सर्विस दी। कैसे सर्विस दी? एक मैच हो रहा था, उसने वो मैच खेला, तो इस सिनेरियो में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, मान लो कोई भी कमेंटेटर, जो भी तुम्हारा फेवरेट है, वो कमेंटेटर ने बीसीसीआई को सर्विस दी। क्यों सर्विस दी? कमेंट्री की सर्विस दी, देन इट विल बी टैक्सेबल। और एक स्टेप और आगे चलते हैं। कैसे एक स्टेप आगे चलेंगे? विराट कोहली ने बीसीसीआई को सर्विस नहीं दी है। मान लो तुम्हारे एरिया में क्रिकेट मैच हो रहा था, ओ माय गॉड, एरिया में क्रिकेट मैच हो रहा था और एरिया वाले ने विराट कोहली को बुलाया और वो आ गया। मजेदार बात तो ये है, वो आ गया। अब वो आ गया, उसने सर्विस दी खेलने की, तो बताओ एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? द आंसर इज देन इट विल बी टैक्सेबल, बिकॉज सर्विस देनी किसको है? सर्विस देनी है रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को। कौन दे रहा है? प्लेयर दे रहा है, रेफरी दे रहा है, अंपायर दे रहा है, कोच दे रहा है, टीम मैनेजर दे रहा है, एग्जेम्प्ट। बट अगर सेलेक्टर, कमेंटेटर, क्यूरेटर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, देन टैक्सेबल। ठीक है, इसको लर्न कर लेना, इजी है, सिर्फ यही आएंगे तो आएंगे, नेम सेम होने वाले। ओके, अब बात करते हैं इवेंट रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में। इवेंट रिलेटेड सर्विस, इवेंट रिलेटेड सर्विस में अपने क्या देखने जा रहे हैं कि अगर कोई एक परफॉर्मर आया है, ठीक है, और वो क्या परफॉर्म करने वाला है? फोक या क्लासिकल आर्ट परफॉर्म करने वाला है, और वो उसके लिए जो पैसे ले रहा है, वो पैसे ले रहा है 1.5 लाख रुपए तक, नॉट मोर देन 1.5 लाख, देन एग्जेम्पशन मिलेगा। बट ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अगर वो परफॉर्म करता है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अगर वो परफॉर्म करता है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, म्हणजे 3 चीजें सिंपल है। सबसे पहला फोक वाला होना चाहिए, दूसरा वाला कंसिडरेशन जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.5 lakhs, थर्ड पॉइंट नॉट एज ब्रांड एम्बेसडर। ये तीनों चीजों को क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई कर लो, एग्जेम्पशन लेके घर चले जाओ। तीनों में से एक भी ब्रीच करोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, गुरु रंधावा आया और अपना लेटेस्ट सॉन्ग गाने के लिए, ठीक है, तो बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा? तो आप बोलोगे इट विल बी टैक्सेबल, कुछ और देखना ही नहीं है, बिकॉज वो फोक और क्लासिकल आर्ट नहीं है। अब मान लो राजस्थान से कुछ लोग आए और अपना फोक और क्लासिकल परफॉर्मेंस किया, और जो उन्होंने पैसे लिए दैट इज लेस देन 1.5 lakhs, और एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी वो नहीं आए, तो फिर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, यानी उनको कोई भी जीएसटी पे करने की नीड नहीं है। यानी फोक और क्लासिकल वाला परफॉर्मर होना चाहिए, जो कंसिडरेशन है दैट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 lakhs, एंड ब्रांड एम्बेसडर नहीं होना चाहिए, एज अ ब्रांड एम्बेसडर वो नहीं आना चाहिए। ये तीनों चीज सेटिस्फाई कर लो तो एग्जेम्पशन लेके चले जाओगे। दूसरी चीज, ये था फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, यहां 1 कर दो, यहां 2 कर देना। दूसरा क्या है? राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट, यानी टिकट सेल हो रही है, किसकी हो रही है? म्यूजियम की, जीएसटी नहीं आएगा। नेशनल पार्क की, जीएसटी नहीं आएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जीएसटी नहीं आएगा। टाइगर रिजर्व या जू की टिकट सेल हो रही है, जीएसटी नहीं लगता है। तो किसकी टिकट सेल पे जीएसटी नहीं लगता है? म्यूजियम की, नेशनल पार्क की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, टाइगर रिजर्व की और जू की। दूसरा, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर्ड अंडर स्पेसिफाइड एक्ट। अब तुमको लाल किला देखने का मन हुआ, तुम चले गए लाल किला देखने, तुमने टिकट खरीदी, तुम अंदर चले गए, मेरे को नहीं पता टिकट बिकती है कि नहीं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। लाल किले में तुमको टिकट चाहिए थी, तुमने टिकट ली, तुम अंदर चले गए। अगर वो टिकट पे जितने भी रुपए की टिकट हो, 1000 रुपए, 2000, 500 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, जितने की भी टिकट हो, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर्ड अंडर स्पेसिफाइड एक्ट, इस पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता है। Following event places where consideration for right to admission is not more than 500 per person, यानी 500 तक की अगर टिकट की प्राइस है, 500 तक की अगर टिकट की प्राइस है तो ही एग्जेम्पशन है, अदरवाइज नहीं है। ये 3 जगहों पे, ये 3 जगहों पे अगर 500 तक की टिकट की प्राइस है तो ही एग्जेम्पशन है, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। कौन सी है? सर्कस, डांस, थिएटिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले। सर्कस, डांस, थिएटिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले,
तो इस सिनेरियो में अगर 500 तक की टिकट है तो जीएसटी नहीं आएगा, और 500 के ऊपर जितनी भी टिकट है उस पर जीएसटी आ जाएगा। दूसरा, अवार्ड फंक्शन, आपको आईफा देखने का मन हुआ, आप चले गए, आपने जो टिकट ली वो लिखी 400 रुपए की, जीएसटी आएगा? नहीं आएगा। आपने टिकट ली 10,000 रुपए की, आएगा? बिल्कुल आएगा। कॉन्सर्ट के लिए आप चले गए, एक मस्त वाले कॉन्सर्ट में, अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा था, आप उसमें चले गए। अगर आप उसमें चले गए हो तो फिर क्या होने वाला है, उसमें अगर 500 तक की टिकट है तो जीएसटी नहीं लगेगा, 500 के ऊपर के टिकट पे जीएसटी लग जाएगा। पेजेंट में आप चले गए या म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए चले गए या कोई स्पोर्टिंग इवेंट के लिए चले गए, तो उस सिनेरियो में 500 तक की टिकट है तो जीएसटी नहीं आएगा, उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। प्लैनेटोरियम में आप गए हो, प्लैनेटोरियम में गए हो, 500 तक की टिकट है तो जीएसटी नहीं आएगा। मैंने अभी जो भी लिस्ट बोली उसमें सिनेमा हॉल था? नहीं। अम्यूजमेंट पार्क वगैरह था? नहीं था। तो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। 1 रुपए की टिकट हो, 10 रुपए की टिकट हो, 1000 रुपए की टिकट हो, जितने की भी हो, ऑलवेज जीएसटी लगेगा सिनेमा हॉल और अम्यूजमेंट पार्क में, क्योंकि देखो लिस्ट में है ही नहीं। क्रॉस लिंक करूं? मजा आएगा, आ जाओ इधर, बहुत मजा आएगा इस वाले एग्जांपल में। ये देखो कितने गया, ये रहा। मान लो किसको बुलाऊं, किंग को बुलाऊं? चलो किंग को बुलाता हूं। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। अब वो आया यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। किंग ने चार्ज किए कितने रुपए? किंग ने चार्ज किए 1 लाख रुपए। चलो किंग ने 1 लाख रुपए चार्ज किए। अब बताओ, किंग जो सर्विस दे रहा है परफॉर्मेंस आने की और 1 लाख रुपए ले रहा है, क्या उस पर जीएसटी आएगा? द आंसर इज यस, बिकॉज वो फोक वाला नहीं है। ओके, अब मान लो राजस्थान से कुछ सिंगर आए हैं जो कि फोक वाले हैं, वो आए, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उन्होंने जो रुपए लिए उन्होंने भी 1 लाख रुपए लिया, तो बताओ जीएसटी आएगा? द आंसर इज नो, जीएसटी एग्जेम्प्ट, प्रोवाइडेड वो ब्रांड एम्बेसडर की तरह नहीं आ रहे। अब ये वाला पैसे कैसे रिकवर करेगा? ये वाला कैसे पैसे रिकवर करेगा? ये सेल करेगा टिकट्स, ये टिकट सेल करेगा। अब ये जो टिकट सेल करेगा, मान लो ये टिकट्स जो इसने सेल किए उसमें दो फेज रखे। फर्स्ट फेज में जो टिकट की प्राइस थी वो थी 400, नेक्स्ट फेज की जो टिकट की प्राइस थी वो थी 800। तो क्या होगा, 400 वाली जितनी भी टिकट बिकी है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। 800 वाली जितनी भी टिकट बिकी है वो टैक्सेबल हो जाएंगी। अच्छा जल्दी बताओ जीएसटी कितने रुपए पे आएगा? तो पूरे 800 पे जीएसटी आएगा। ठीक है, सिंपल है। अब यही सेम एग्जांपल अगर यहां कंटिन्यू करें, टिकट्स है तो टिकट्स की दो फेज है, एक 400 की फेज है और एक जो फेज है वो है तुम्हारी 800 की। तो बताओ अब क्या होने वाला है? तो 400 वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा, भले ही ये टैक्सेबल है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, टिकट वाला अलग चीज है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और ये वाला तो टैक्सेबल होगा ही, 800 पे पूरा टैक्स लगेगा। तो ये एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले लो, इससे तुमको काफी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब ये टूर ऑपरेटर, ये टूर ऑपरेटर भी क्या है पता है? अमेंडमेंट है मई 23 का, इंपॉर्टेंट है। टूर ऑपरेटर क्या होता है? मान लो एक टूर ऑपरेटर है जो इंडिया में भी और इंडिया के बाहर दोनों का पैकेज सेल करता है, तो उसके लिए कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? तो बोलते हैं जितना भी टाइम वो बाहर रहा उतना प्रोपोर्शन वो, या 50,000 विच एवर इज लेस, इतना एग्जेम्प्ट करेंगे, बाकी टैक्सेबल करेंगे। सर नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? चलो बताता हूं। टूर ऑपरेटर सर्विस which is performed partly in India and partly outside India, supplied by tour operator to foreign tourists. To the extent the value of the tour operator service which is performed outside India, उतना एग्जेम्पशन है, बट लिमिट 50,000 की है। मतलब 3 कंडीशन, पहली बात तो टूर ऑपरेटर होनी चाहिए, दूसरी बात दे किसको रहे हो? फॉरेन टूरिस्ट को दे रहे हो, तीसरी बात इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया दोनों का पैकेज है। तो पैकेज में क्या है? इंडिया आउटसाइड इंडिया है, दे किसको रहे हो? फॉरेन टूरिस्ट को दे रहे हो, और तुम कौन हो? टूर ऑपरेटर हो, तो तुमको एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? जितना आउटसाइड इंडिया था वो, और 50,000 ये दोनों में विच एवर इज लेस, इतना तक का एग्जेम्पशन मिलेगा। अब देखो इसको कितना अच्छे तरीके से समझाता हूं, सीधा इलस्ट्रेशन में आओ। एक टूर ऑपरेटर है जो कि फॉरेन टूरिस्ट को दे रहा है। अच्छा याद रखना, सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा दिया है, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो ही एग्जेम्पशन अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। 3 दिन बोलता है इंडिया में घुमाऊंगा, 2 दिन बोलता है नेपाल में घुमाऊंगा, और कंसिडरेशन जो उसने चार्ज किया वो चार्ज किया 1 लाख रुपए। तो 1 लाख पूरे के पूरे इंडिया के बाहर के हैं क्या? नहीं, 2 दिन नेपाल का है, 3 दिन इंडिया का, तो 2 दिन इंडिया के बाहर का है।
तो 2/5, 1 लाख का 2/5 करेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे तो कितना आएगा 40,000। 40,000 और 50,000 विच एवर इज लेस, तो 40,000 इज लेस, तो 40,000 एग्जेम्प्ट होगा और 1 लाख माइनस जो 40,000 यानी 60,000 है, दैट विल बी टैक्सेबल। 2 दिन इंडिया में रहेंगे, 3 दिन नेपाल में रहेंगे, कंसिडरेशन हमने लिया 1 लाख। कितना एग्जेम्प्ट करेंगे, बाहर कितना दिन था 3 दिन, तो 1 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 5 कितना आया 60,000 और 50,000 विच एवर इज लेस, तो कितना लेस है 50,000, तो 50,000 रुपया एग्जेम्प्ट करेंगे और 1 लाख माइनस 50,000 जो एग्जेम्प्ट किया, जो रिमेनिंग बचा दैट विल बी टैक्सेबल। 2.5 डेज इंडिया में रहते हैं, 3 दिन नेपाल में रहेंगे, कंसिडरेशन 1 लाख रुपया लिया, तो 1 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 5.5 आया 54.545, ये और 5,000 विच एवर 50,000 विच एवर इज लेस, तो 50,000 इज लेस, तो 50,000 अपने करेंगे एग्जेम्प्ट और रिमेनिंग 50,000 को कर देंगे टैक्सेबल। अब ये 3 इलस्ट्रेशन से ये पूरा सॉल्व हो गया एग्जेम्पशन वाला पॉइंट। बस एक चीज याद रखना, टूरिस्ट ऑपरेटर होना चाहिए, टूर ऑपरेटर होना चाहिए, फॉरेन टूरिस्ट को दे रहा है और कुछ इंडिया में कुछ आउटसाइड इंडिया, तो ही एग्जेम्पशन वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एग्जेम्पशन क्या, आउटसाइड इंडिया का प्रोपोर्शनेट निकाल लेना या 50,000 विच एवर इज लेस, इतना एग्जेम्प्ट होगा, रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग टैक्सेबल होगा, और क्या होगा, सिंपल तो है। Foreign tourist means a person not normally residing in India who enters India for a stay not more than 6 months for legitimate non-migrated purpose, non-immigrant purpose, ठीक है, यानी कोई भी फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में आता है 6 मंथ से कम रहना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा रहेगा तो फिर वो यहाँ कवर नहीं होगा, 6 मंथ्स का यहाँ पे कंडीशन है, तो इस 6 मंथ्स का कंडीशन भी यहाँ लिख दो लगे हाथों, प्लस 6 मंथ्स वाला कंडीशन हो गया, एक ही पॉइंट में सारा हो गया, रिवीजन करते टाइम एकदम मक्खन की तरह जाएगा, बस ये देखना और ये 3 इलस्ट्रेशन देखना, खत्म, दिमाग लगाने का इच्छ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे खत्म होता है अपना टूर ऑपरेटर वाली सर्विस भी। अब आते हैं अदर्स में, ठीक है, अदर्स करेंगे और उसके बाद एग्रीकल्चर करेंगे एंड दैट्स इट, ओवर, फिनिश। पीछे टाइम स्टैंप आ ही रहा होगा तुम लोग को, यहाँ पे आ रहा होगा शायद, यहाँ पे टाइम स्टैंप आ रहा है ना कि नेक्स्ट सर्विस कितनी देर में, तो देखो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अदर्स करते हैं। अब आते हैं अदर्स में, तो अदर्स में सबसे पहले अपने देते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम सर्विस, कौन दे रहा है, सीजीएसजी यूनियन टेरिटरी दे रहे हैं, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 75% और मोर का जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी ने बोन किया है, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी दे रही है और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का 75% से ज्यादा का एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ने बियर किया है, तो उस सिनेरियो में एग्जेम्पशन मिल जाएगा उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। नेशनल परमिट अगर अपने देते हैं गुड्स कैरेज को थ्रू ऑपरेट थ्रू सर्विस बाय ग्रांटिंग ऑफ नेशनल परमिट टू गुड, कुछ नहीं बोल रहा है, सिंपल सी बात बोल रहा है कि ऑल इंडिया परमिट देखे होगे, ट्रक के ऊपर रहता है ऑल इंडिया परमिट, तो जो ऑल इंडिया परमिट दे रही है ना जो संस्था, वो संस्था जो भी सर्विस दे रही है दैट इज एग्जेम्प्ट, सिंपल। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कोई भी सर्विस देती है एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कोई भी सर्विस देता है एग्जेम्प्ट। कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देती है एग्जेम्प्ट। नेशनल पेंशन सिस्टम कोई भी सर्विस देता है एग्जेम्प्ट। इसके लिए बस ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है बस इतना ही पढ़ना, इन डेप्थ नहीं जाने का। एसबीआई जो सर्विस देती है फॉर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट, एग्जेम्प्ट। सर्विस बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस, यानी वॉशरूम बनवाना, तुम्हारा टॉयलेट वगैरह बनवाना पब्लिक प्लेसेस में, तो वो एग्जेम्प्ट है, वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। अब बात करते हैं लीजिंग सर्विस की। अपफ्रंट प्रीमियम पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 years और मोर ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस provided by state government, industrial development corporation or undertaking or any other entity having 20% of the ownership of CGSCUT to industrial unit developer in subject specified conditions। सिंपल सी बात बोल रहा है, बड़ा बड़ा लिखा है, कुछ है नहीं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सॉरी लॉन्ग टर्म लीज, लॉन्ग टर्म लीज पे कोई प्लॉट लेते हैं, तो उस प्लॉट लेने की, जब अपने प्लॉट लेंगे तो अपने को अपफ्रंट प्रीमियम देना पड़ेगा, तो जो अपफ्रंट प्रीमियम अपने दे रहे हैं दैट इज एक्सेप्ट। इन शॉर्ट बस इतना ही लर्न करने का। लॉन्ग टर्म लीज पे ले रहे हैं
अपफ्रंट प्रीमियम दे रहा है तो एग्जेम्प्ट। बट दे कौन रहा है अपने को लीज पे, ये याद रखना, लीज पे अपने को जो दे रहा है वो दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या कोई भी अंडरटेकिंग जिसमें 20% और मोर का ओनरशिप सीजीएसजी और यूनियन टेरिटरी का है। सिंपल। सर्विस सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर बाय वे ऑफ असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, देखो होता क्या है, मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी एक काम किया जिसकी वजह से उनको रॉयल्टी मिलने, कुछ भी एक काम नहीं, कोल से रिलेटेड है, करेक्ट, हाँ जी कोल से रिलेटेड है ये। मिनरल डिस्पैच बाय माइनिंग लीज होल्डर, ठीक है, मिनरल डिस्पैच से रिलेटेड। तो मिनरल डिस्पैच से रिलेटेड इन्होंने क्या किया, इन्होंने रॉयल्टी दी है, ठीक है, रॉयल्टी के लिए एक्स लिमिटेड को मान लो रॉयल्टी के लिए दे दिया, तो एक्स लिमिटेड क्या करेगी, रॉयल्टी पे करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट का ना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको करप्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला रॉयल्टी तो हम, रॉयल्टी के लिए तो हम तुमको देंगे, पेमेंट तो तुमको हमको ही करना, बट हमको डायरेक्टली मत करो। इन्होंने बोला बीच में हम रखेंगे ईआरसीसी को, ठीक है, एक्स लिमिटेड जो है ईआरसीसी को पैसा देगा, ईआरसीसी जो है स्टेट गवर्नमेंट को वो पास ऑन कर देगी। ओके, इस पे जीएसटी आएगा, इस पे तो जीएसटी आएगा, दैट इज नॉट द क्वेश्चन, वो एग्जाम्पशन नहीं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं ईआरसीसी जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है, किस चीज की सर्विस दे रही है, कलेक्शन ऑफ रॉयल्टी, ये एग्जेम्प्ट है, इस पे जीएसटी नहीं आएगा। यानी ईआरसीसी एक्स लिमिटेड से रॉयल्टी लेती है, उस रॉयल्टी को पास ऑन करती है स्टेट गवर्नमेंट को, बदले में अपना जो भी कमीशन है वो रख लेती है। तो ईआरसीसी जो सर्विस दे रही स्टेट गवर्नमेंट को, ये एग्जेम्प्ट है। रॉयल्टी पे जीएसटी आएगा एक्स लिमिटेड वाली, ये तो आएगा ही आएगा। अब इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है, सबसे पहले जो ईआरसीसी है यानी एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, उसको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। Clarify that the amount of GST deposit by mining leaseholder on royalty is more than GST exempted। मतलब ये जो GST अमाउंट है ये 1 लाख होना चाहिए और यहाँ पे जो एग्जेम्पशन हुआ है वो 80,000 होना चाहिए। यानी जो GST डिपॉजिट हुआ है वो ज्यादा होना चाहिए और जो GST एग्जेम्प्ट हुआ है वो कम होना चाहिए। अब मान लो ऐसा नहीं होता है, मान लो यहाँ पे जो GST बनी वो बनी 80,000 की, यानी जो रॉयल्टी की GST है दैट इज 80,000, बट जो सर्विस एग्जेम्प्ट हुई है दैट इज 1 लाख की, उसकी जीएसटी है 1 लाख की। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो डिफरेंशियल 20,000 है ना, ये जीएसटी ईआरसीसी को जमा देना पड़ेगा, ईआरसीसी को जमा देना पड़ेगा। तो बोलती है एंड वेयर सच जीएसटी पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर इज लेस देन द अमाउंट ऑफ जीएसटी एग्जेम्प्टेड, यानी 80,000 उसने जमा करवाया, एग्जेम्प्ट 1 लाख रुपया हुआ, तो एग्जेम्पशन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे टू दी अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, यानी एग्जेम्पशन सिर्फ 80,000 की मिलेगी, जो डिफरेंशियल 20,000 है उस पे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। द ईआरसीसी शैल पे द डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एग्जेम्प्टेड एंड जीएसटी पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर। सिंपल। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ईआरसीसी को बोला कि एक्स लिमिटेड से कलेक्ट करो, एक्स लिमिटेड से कलेक्ट करो, कलेक्ट करके जमा उमा करवाओ, वो सब तुम्हारा जिम्मेदारी है। अब जो रॉयल्टी बनी थी वो बनी थी कितने भी रुपए की, बट उसका जो जीएसटी बना था वो बना था 1 लाख रुपए का। ईआरसीसी ने जो सीजी को एसजी को सर्विस दी दैट इज एग्जेम्प्ट, वो तो अपने को पता ही है। और यहां पे जो एग्जेम्पशन मिला है वो मिला है अपने को 1,30,000 का। तो जल्दी से बताओ कितना एग्जेम्पशन रिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे कितना एग्जेम्पशन रिस्ट्रिक्ट होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ना 1 लाख पे एग्जेम्पशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जो एडिशनल 30,000 है उस पे जीएसटी आएगा और ये जीएसटी ईआरसीसी पे करेगी, ईआरसीसी पे करेगी, एज सिंपल एज दैट। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंक्यूबेटी टू दी up to the total turnover of 50 lakhs in financial year subject to the following condition: the total turnover does not exceed 50 lakhs during preceding financial year and a period of 3 years has not elapsed from the date of entering into agreement with incubati। तो incubati जो होते हैं ना वो सर्विस देते हैं इंक्यूबेटर को, ठीक है। तो बोलते जो इंक्यूबेटी का टर्नओवर है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस साल भी एंड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी,
और 3 साल तक का ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवेलेबल है। पीरियड ऑफ 3 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट एज इंक्यूबेटी। तो इंक्यूबेटर पैसे देते हैं, इंक्यूबेटी बदले में सर्विस देती है। तो इंक्यूबेटी जो सर्विस देती है वो सर्विस तभी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी जब 50 लाख तक का ही टर्नओवर है और 3 साल तक का ही कॉन्ट्रैक्ट है। 3 साल के बियॉन्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए ये एग्जेम्पशन वैलिड नहीं है। पहले आईआरडीए का जो सर्विस था वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब नहीं है। ये मई 23 का अमेंडमेंट है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय आईआरडीए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरर को दे रहा है, दैट इज नाउ टैक्सेबल, दैट इज नाउ टैक्सेबल। It is clarified that renting of truck and other freight vehicle with driver for a period of a time is a service of renting of transport of vehicle and is not eligible for exemption. Additional point. Additional toll या fees collected from non-fast vehicle would be given same treatment, that is not taxable. फास्ट टैग आपको पता है गाड़ी में लगा होता है, तो जैसे आप टोल पे जाते हो फर्स्ट से स्कैन करता है, फिर आपको वापस भेज देता है। फिर क्या होता है, जिसके में फास्ट टैग नहीं लगा होता है उनको कुछ एडिशनल फीस पे करना पड़ता है। तो ये जो एडिशनल फीस है ना, जिसके फास्ट टैग नहीं लगा है, वो भी टैक्सेबल नहीं है। ट्रेनिंग या कोचिंग कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर बाय एन इंडिविजुअल देता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। ट्रेनिंग या कोचिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट्स एंड कल्चर अगर कोई इंडिविजुअल देता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। यानी मिस्टर ए अगर आपको जीएसटी पढ़ाते हैं तो दैट विल बी टैक्सेबल। मिस्टर ए अगर आपके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते हैं और आपको पेंटिंग सिखाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। दो प्रोविजन को मैंने मर्ज किया, ठीक है। इसको स्कैन कर लेना, तुम हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, जाके उसको ज्वाइन कर लेना। @चार्टर्ड एस्पिरेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, यहां तक बने हो मतलब वीडियो तुमको मस्त लग रही है, वीडियो मस्त है, आ जाओ। सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, एनवेलप वेइंग लेस देन 10 grams, exempt. Life micro insurance policy product as approved by Insurance Regulatory and Development Authority having maximum cover of 2 लाख। यानी याद रखना, लाइफ इंश्योरेंस माइक्रो इंश्योरेंस, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस तभी एग्जेम्प्ट है जब कवर जो है वो 2 लाख तक का है। 2 लाख से ज्यादा तक का कवर है तो माइक्रो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जेम्प्ट नहीं है। माइक्रो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तभी एग्जेम्प्ट है जब कवर इज अप टू ₹2 लाख। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं मेन तो सारा ही चल रहा है। अब आते हैं एग्रीकल्चरल सर्विस और उसके बाद अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी वाली सर्विस। पहले आते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस की तरफ। ओके दोस्तों, अब हम आगे एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। कम ऑन बकअप, जीवित हो, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आ जाओ इधर जल्दी से। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस, सर्विस रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एनिमल, यानी प्लांट्स वगैरह उगाते हो या एनिमल को रेयर वगैरह करवाते हो तो वो दैट इज एग्जेम्प्ट। बट एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस एग्जेम्प्ट नहीं है। अब आप ये क्यों करते हो, फूड के लिए कर सकते हो, फाइबर के लिए कर सकते हो, फ्यूल के लिए कर सकते हो, रॉ मटेरियल के लिए कर सकते हो, और अदर सिमिलर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय वे ऑफ agriculture operation directly related to production of any agriculture produce including cultivation, harvesting, threshing, planting और testing। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है मानता हूं, थोड़ा सा पढ़ो, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। 2-3 बार रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। मैं तुम लोग एक ट्रिक भी बताऊंगा एग्रीकल्चर सर्विस को लर्न करने का। पहले इधर फोकस कर लेते हैं, पहले क्या पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं, फिर लर्न क्या करना है वो भी बताता हूं। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर अगर आप करते हो तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Process carried out at an agricultural farm, including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigation, curing, sorting, grading, cooling, or bulk packing, and such like operation which do not alter the essential characteristics of agriculture produce, but make it only marketable for primary market, तो exempt। रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी या वेकेंट लैंड विथ और विदाउट स्ट्रक्चरल सपोर्ट एग्जेम्प्ट। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए मैंने तुम लोग को क्या ट्रिक सिखाई है, जो चीज जमीन से उगती है उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलते हैं। यानी शुगर इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस,
Sugar cane is an agriculture produce. Paddy is agriculture produce. Rice is not an agriculture produce. नील राइस का अगर आप लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग करोगे तो टैक्सेबल है. द आंसर इज यस, बट एक एग्जेम्पशन वर्क करता है यहां पे. क्या? सर्विस बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस. तो यहां पे एक स्टार मार्क लगाओ, यहां ये तुमको लर्न करना पड़ेगा. इधर एक एरो कर लो और इधर एक एरो कर लो. यानी अगर हम शुगर का लोडिंग अनलोडिंग पैकेज स्टोरेज करेंगे तो दैट विल बी टैक्सेबल, याद रखना. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट इज एग्जेम्प्ट. सर्विस बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और बोर्ड सर्विस कमीशन एजेंट के थ्रू, तो वो एग्जेम्प्ट होता है. बट कमीशन एजेंट ऑफ राइस इज टैक्सेबल. अनदर इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको मार्क करनी है, जो मार्क करवा रहा हूं बस उतना ही लर्न करना है इसमें. बाकी एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा और इसके साथ ये वाला एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, इसको मार्क करो. 1 2 3 4 आ जाओ. सर्विस बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्सेस, तो इसको भी मार्क कर लो. 5th नंबर पॉइंट. ठीक है. सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब इससे एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया गया है. सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पहले ये एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब इससे एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया गया है. सर्विस बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसकी वजह से उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होता है, तो ही एग्जेम्प्ट है. मतलब एप्पल पे आप देखोगे वैक्स वगैरह लगा देते हैं या स्टिकर चिपका देते हैं, तो एग्जेम्पशन है. जो वो सर्विस दे रहे हैं दैट इज एग्जेम्प्ट. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एप्पल चेंज होकर एप्पल जूसी बन जाए, तो फिर वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइस बाय रेल वेसल जीटीए इज एग्जेम्प्ट. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइस बाय रेलवे वेसल या जीटीए इज एग्जेम्प्ट. सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज एग्जेम्प्ट. नेक्स्ट पॉइंट जो तुमको मार्क करना है वो ये है. सर्विस सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी ने सर्विस सप्लाई की है. किसको सप्लाई किया? फार्मर को किया. और फार्मर को कहां तक की है? टिल ट्यूबवेल. ट्यूबवेल तक सप्लाई की है, तो उस सिनेरियो में एग्जेम्प्ट हो जाएगा. प्रोवाइडेड वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों यूज कर रहा है? फॉर एग्रीकल्चरल यूज. सर्विस सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग या इंस्टॉलिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप टू ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट फॉर एग्रीकल्चरल यूज. ट्यूबवेल जो था उसका काफी दूर था, वहां तक इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं रही थी, तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी ने क्या किया? वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली उसके ट्यूबवेल तक जा रही थी, तो उसी की बात कर रहा है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. Service provided by CGSG UTLA by way of assignment of right to use natural resources to individual farmer for cultivation of farm या rearing of all life form except rearing of horses is exempt. अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट भी होगा क्वेश्चनर में हमारे. सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल एग्जेम्प्ट, पल्सेस एग्जेम्प्ट, फ्रूट्स एग्जेम्प्ट. पहले नट्स भी एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब नट्स से हट गया. वेजिटेबल अभी भी एग्जेम्प्ट है. स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, रॉ मटेरियल फाइबर सच एज कॉटन, जूट वगैरह, ये सब कुछ पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था. टी, कॉफी वगैरह, तेंदू लीव्स, अब इससे एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गया. इसका इंपैक्ट जो है जैगरी वाला वो अपने क्वेश्चनर में आएगा, बताऊंगा कहां पे. सर्विस बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल पहले अलाउड था, अब ये भी एग्जेम्प्ट नहीं है. देखो पोटैटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, पोटैटो चिप्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है. टोमेटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, टोमेटो केचप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है. वेजिटेबल फ्रूट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है. उसका जो जूसेस होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है. व्हीट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, आटा जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है. पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, राइस नहीं होता है. ग्रीन टी लीव्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, ग्रीन टी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है. वेरी गुड सर. आप शॉर्टकट बताने वाले थे ना, तो शॉर्टकट एग्रीकल्चर के लिए बहुत सिंपल है. मेजॉरिटी ऑफ द चीज एग्जेम्प्ट है,
तो जो नहीं है वो लर्न कर लो। तो क्या क्या एग्जाम्प्ट नहीं है? रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस वाला एग्जाम्प्ट नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का फ्यूमिगेशन अमेंडमेंट है, एग्जाम्प्ट नहीं है। फिर ट्यूबवेल वाला देख लेना, रीड कर लेना कैजुअली। फिर एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस कल्टीवेशन वाले के लिए ये एग्जाम्प्ट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये तो है, ठीक है, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, रॉ मटेरियल, इन सब का स्टोरेज और वेयर हाउसिंग अब एग्जाम्प्ट नहीं है। एंड सर्विस बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल भी अब एग्जाम्प्ट नहीं है। बस इतना ही लर्न करना, इससे ज्यादा मत करना एग्रीकल्चर में, वरना दिमाग बूम हो जाएगा तुम्हारा। तो दिमाग को बूम नहीं करना, अपने को दिमाग को फोकस्ड करना है। उतना भी मार्क्स का चैप्टर नहीं है ये, तो डरो मत। जितना करवा रहा हूं बस उतना अच्छे से करो, और जो जो लर्न करने बोल रहा हूं उसको रट्टे मार लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आते हैं सर्विस बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? मान लो गोकुल धाम सोसाइटी। गोकुल धाम सोसाइटी में कौन रहता है? जेठालाल रहता है, सोडी रहता है, बीड़े भाई रहते हैं, डॉक्टर हाथी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो गोकुल धाम सोसाइटी क्या करती है? अपने मेंबर से 7,000 पर मंथ पर मेंबर तक का पैसा कलेक्ट करती है। क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस चार्जेस। क्यों लिया जाता है? ताकि वो मेंटेन कर सके, पार्क को मेंटेन करना है, सोसाइटी को क्लीन रखना है, वॉचमैन रखना है, ये सारे खर्चे। तो इस सिनेरियो में बोला जाता है अगर कोई सोसाइटी है और वो अपने मेंबर से कितना लेती है? 7,000 पर मंथ पर मेंबर, उससे ज्यादा नहीं ले रही है, तो उस सिनेरियो में जो भी सर्विसेज है दैट इज एग्जेम्प्ट। सर्विस बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी registered under any law for the time being in force for its member by way of reimbursement of charges या share of contribution related to trade union या for provision of carrying out any activity which is exempt up to rupees 7,500 पर मंथ पर मेंबर। गुड्स के लिए भी, सर्विस के लिए भी, ये दोनों के लिए, ठीक है। थर्ड पर्सन से फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर इन हाउसिंग सोसाइटी या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो एग्जैक्ट। इसको इन डिटेल अभी नीचे देखेंगे। अब देखो, रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी यह है अगर तुम्हारी, तो सबसे पहले देखना है कि वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। तो RWA यानी जो तुम्हारी हाउसिंग सोसाइटी है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है, एनुअल टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर 10-20 लाख से ज्यादा है या नहीं है। अगर 10-20 लाख से ज्यादा नहीं है तो देखेंगे मंथली मेंटेनेंस चार्जेस क्या 5,500 से ज्यादा है? द आंसर इज नो। तो कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसका टर्नओवर 10-20 से ज्यादा नहीं है और एनुअल मेंटेनेंस 7,500 पर मेंबर से ज्यादा नहीं है, तो टैक्स इज नॉट पेबल। 10 लाख या 20 लाख से ज्यादा नहीं है, 7,500 से पर मंथ पर मेंबर से ज्यादा नहीं है, सो टैक्स इज नॉट पेबल। अगर ज्यादा है 10-20 लाख से, ठीक है, तो रजिस्टर्ड हो गई। अब अगर वो रजिस्टर्ड है तो देखना मंथली मेंटेनेंस कितना ले रही है, 7,500 से ज्यादा या 7,500 से कम। तो अगर 7,500 से ज्यादा ले रही है तो टैक्स इज पेएबल, और 7,500 से कम ले रही है तो टैक्स इज नॉट पेएबल इवन दो इट इज रजिस्टर्ड। सिमिलरली जो हाउसिंग सोसाइटी है उसका 10-20 लाख से ज्यादा नहीं है पर 7,500 से ज्यादा ले रही है, तो भी टैक्स इज नॉट पेएबल, बिकॉज टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। जो बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं है वो कहां से टैक्स पे करेगा, समझे? तो इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेना। हाउसिंग सोसाइटी के लिए क्या बोला गया? हाउसिंग सोसाइटी के लिए बोला जाता है पहले तो देखो रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो देखो 7,500 से ज्यादा है या नहीं, अगर है तो टैक्स पेबल, अदरवाइज नहीं। अब मान लो वो अनरजिस्टर्ड है तो चाहे 7,500 से ज्यादा हो चाहे 7,500 से कम, टैक्स इज ऑलवेज नॉट पेबल। तो ये जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट में सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर्ड है। इस फ्लो चार्ट में सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कवर्ड है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। RWF of Chulbul Housing Society registered under GST collected maintenance charges of 6,000 per month per member। तो 6,000 यानी 7,500 से कम है तो GST is not payable, क्योंकि जैसे ही वो नो हो जाएगा then tax is not payable। If in the above example other thing remaining same और वो कितना ले रहे हैं? 9,000 रुपए ले रहे हैं, then tax is payable। 18% से GST लगता है इसमें। ओके। A person owns 2 or more residential apartment in housing society or a residential complex
shall normally be a member of RWA for each residential apartment owned by it. यानी in short 7,000 per month per member each residential apartment, यानी एक बंदे के पास 2 अपार्टमेंट है तो 7,500 पर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों को क्लब कर दिया जाएगा, पर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट क्लब किया कंसिडर किया जाएगा, यानी सेपरेटली कंसिडर किया जाएगा। ओके, या कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, वो क्या करती है, एक्टिविटी रिलेटिंग टू वेलफेयर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड अपने मेंबर को सर्विस देती है, या कॉमर्स के प्रमोट के लिए या ट्रेड के प्रमोट के लिए या इंडस्ट्री के प्रमोट के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट या आर्ट को या साइंस को या लिटरेचर को, सोशल वेलफेयर, स्पोर्ट्स, कल्चरल, एनवायरमेंट, ये सबको प्रमोट करने के लिए अपने मेंबर से फीस लेती है। और जो फीस ले रही है दैट इज 1,000 पर मेंबर पर ईयर, दैट इज 1,000 पर मेंबर पर ईयर, तो फिर उस पे जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट है यहां पे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 के लिए 7,500 पर मंथ पर मेंबर, एंड पॉइंट नंबर 2 के लिए है तुम्हारा 1,000 पर मेंबर पर ईयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए, सबसे ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करना और इसके साथ साथ ये वाला भी लर्न कर लेना, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, दैट्स इट। ओके, अब एक चीज देख लो यहाँ पे मेरे दोस्तों, इधर आ जाओ सब, कहाँ गया अपने। एक पॉइंट आपको मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर जब भी बैंकिंग कंपनी को कोई सर्विस देता है तो आरसीएम लगता है, बैंकिंग कंपनी उस पर टैक्स पे करती है। ये अपने पढ़े थे आरसीएम चैप्टर में, इसको थोड़ा और इन डिटेल जाते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर जब बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है तो अपने को देखना है जो ब्रांच है वो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है। अगर जो ब्रांच है वो रूरल एरिया का है तो एग्जेम्प्ट, कोई भी उस पर टैक्स नहीं पे करेगा, और अगर वो अर्बन एरिया में तो टैक्सेबल होगा आरसीएम के तहत, यानी बैंक जीएसटी पे करेगी, बैंक जीएसटी पे करेगी। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को कोई भी सर्विस देता है, रूरल एरिया के ब्रांच को अगर दे रहा है तो एग्जेम्प्ट, कोई भी जीएसटी पे नहीं होगा, अर्बन एरिया के ब्रांच को दे रहा है तो टैक्सेबल होगा और आरसीएम लगेगा और बैंकिंग कंपनी उस पर टैक्स देगी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में हैं जिनको आप सॉल्व करोगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 13 को जरूर सॉल्व करना, वहां पे तुमको एक यूनिक पॉइंट दिखेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में डिस्काउंटिंग से रिलेटेड है, तो ये वाला तुम सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 कितने गया, ये ते आजा आजा आजा, ये रहा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको तुमको जरूर सॉल्व करना, इसमें तुमको डिस्काउंटिंग से रिलेटेड काफी सारी चीजें सीखने मिलेंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 को कट कर दो, बिकॉज एक एग्जामिशन था आरसीएम चैप्टर में कट करवाया था 7, जिसमें क्या बोलते हैं जीटीए के थ्रू अगर कर रहे हैं और 1500 तक का भाड़ा है या 750 तक का भाड़ा है तो एग्जामिशन मिला करता था। अब ये एग्जामिशन विड्रॉ हो गया, यानी अब टैक्सेबल होता है। तो फिर क्या करेंगे, अपने आएंगे यहाँ पे, कितने गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करेंगे, अपने कट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को कट कर दो, बिकॉज अब इस क्वेश्चन का कोई वैलिडिटी नहीं है, अब कोई मतलब इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन को पूरी तरह से काट दो। क्वेश्चन नंबर 8 को काट दिया। एक क्वेश्चन में बस चेंज होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन कटवाएं और एक में चेंज कर रहा हूं, ठीक है, कुछ बहुत पूरा बुक नहीं चेंज हो गया। आ जाओ इधर, टेंशन मत लो, सब अमेंडेड है। यहां पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में सर्विस ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी, ये पहले क्या हुआ करता था, एग्जेम्प्ट, अब क्या होता है ये टैक्सेबल, बिकॉज ये कटवा दिया गया है, याद जाके बुक में चेकआउट करो एग्रीकल्चर वाले में। तो अब ये है टैक्सेबल, तो इसकी वजह से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस ये जो लाइन है ये ऐड कर लेना, यहां 50,000 लिखा होगा, यहां पे 4,500 लिख लेना। सर्विस ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी अब टैक्सेबल है, पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था। 4,500 लिख लेना, इसकी वजह से टोटल चेंज हो जाएगा 25,000 टोटल हो जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, और ऑब्वियसली ये वर्किंग नोट भी चेंज हो जाएगा, अब टैक्सेबल होता है, अब टैक्सेबल होता है तो वर्किंग नोट भी चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। बस एक करेक्शन करना है और एक क्वेश्चन काटना है और कुछ नहीं करना है।
और ये वाला का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट क्या लोगे, मैं तो शेयर कर दूंगा, क्या दिक्कत है, अपन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस बिंदास पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। और मेरे को जरूर बताना जब भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, और नीचे कमेंट भी करना कि कैसी लगी ये वीडियो तुमको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ऑब्वियसली पसंद आई होगी तभी अभी तक बैठे हो। वीडियो को लाइक किए बिना जाना मत, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बस एक ही काम दे रहा हूं तुमको, शेयर करने का तुम्हारे दोस्तों के साथ। तो दोस्तों यहां पे खत्म होता है अपना पूरा एग्जामिनेशन चैप्टर विथ ऑल दी नोट्स, जो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आके तुम डाउनलोड कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, वहां से आके डाउनलोड कर लेना। आशा करता हूं तुमको बहुत मजा आया होगा और फर्स्ट टाइम तुमको एग्जामिनेशन समझ में आया होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और डीटी आईडीटी की एमसीक्यू आ गई है, जाके डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। डीटी की एमसीक्यू भी आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में, तो उसको भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे तुमको दोनों की लिंक मिल जाएगी। उस एमसीक्यू में क्या है, सब कुछ है, तुमको उसके अलावा कोई और एमसीक्यू नहीं करना है एक्सेप्ट केस वाले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। चैनल के साथ बने रहना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो जैसे आए तुमको पता चल जाए। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड।